मुझे जिंदा रहने दो, मैं वादा करता हूँ कि जहाँ कहोगे तुम्हें बाहिफाजत पहुँचा दूंगा। मैंने कहा, अब मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। तुम लोगों पर भरोसा करते करते तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर पहले ही दिन वादे पर एतबार न किया होता तो आज मैं अपने वतन पहुँच चुका होता। फिर मैंने रत्ना से कहा, रत्ना वो पिस्तौल उठा लो। मैं जुमला मुकम्मल न कर सका। मुझे रत्ना की तरफ मुतवज्जे पाकर रोशन बाबू ने मुझ पर छलांग लगा दी, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। रोशन बाबू अपनी ही झोंक में लड़खड़ाता हुआ आगे निकल गया। मैंने उसके कूल्हों पर जोरदार लात रसीद कर दी। फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं उस पर लातें और राइफल के बट मारता रहा। उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। मैं उसे मारता हुआ उस कोने में ले गया जहां सुशील खड़ी थर थर कांप रही थी। रोशन बाबू बमुश्किल उठकर खड़ा हो सका। मैंने राइफल सीधी कर ली। उसने हाथ जोड़ दिए और घिघियाकर माफी मांगने लगा। मैंने कहा, तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने आप को दोबारा मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम दोनों को खत्म करना ही होगा। मैंने उंगली ट्रिगर पर रख ली और इससे पहले कि उन दोनों में से कोई बोल सकता, मैंने ट्रिगर दबा दिया। कमरा एक बार फिर फायरिंग और उन दोनों की चीखों से गूंज उठा। वो दोनों कालीन पर ढेर हो गए। उनके जिस्मों से खून की कई धारें बह निकली। रत्ना भी उन तड़पती हुई लाशों को देख रही थी। उसके चेहरे पर भी सफाकी थी। अब तक के तजुर्बात ने उसे भी मेरी तरह संगदिल बना दिया था। इस बात को वो भी समझ गई थी कि अगर खुद जिंदा रहना है तो दुश्मन को खत्म करना होगा। मैंने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा, चलो रत्ना, हमें यहाँ से बहुत मोहतात होकर निकलना होगा। कमरे में कई बार फायरिंग हुई है। हो सकता है किसी करीबी बंगले का कोई मकीन आवाज सुनकर इस तरफ आ गया हो। रत्ना ने कहा, आवाज इस कमरे से बाहर नहीं गई होगी। मैंने और कन्याकुमारी ने जब चीखने की कोशिश की थी तो रोशन बाबू ने बताया था कि ये कमरा साउंड प्रूफ है, हमारी आवाजें बाहर नहीं जाएंगी। मैं चौंक गया। मैंने कहा, ओह, मैंने दरवाजा खटखटाया था, इसलिए दस्तक की आवाज अंदर सुनाई नहीं दी और न ही अंदर की कोई आवाज बाहर सुनाई दी। रत्ना ने कहा, मगर अंदर 2 मरतबा घंटी बजी थी, शायद बाहर कोई आया था। मैंने कहा, नहीं, वो घंटी मैंने ही बजाई थी, लेकिन मुझे उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दी, इसलिए मैं यही समझा था कि दरवाजे के ऊपर लगे हुए बटन का ताल्लुक घंटी से नहीं किसी और चीज से होगा। बहरहाल अब हमें यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। रत्ना ने मुड़कर बेड पर पड़ी हुई गोलियों से छलनी कन्याकुमारी की बरहना लाश की तरफ देखा। फिर दूसरे बेड से चादर उठाकर उस पर डाल दी और मेरे साथ दरवाजे की तरफ आ गई। मैंने दरवाजा खोलकर एहतियातन पहले बाहर झांका और फिर कमरे से निकल आया। बाहर सन्नाटा था। उस वक्त रात के 2 बजने वाले थे। हशरातुल अर्ज की आवाजों के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। मैं पोर्च में खड़ी हुई गाड़ियों का जायजा लेने लगा। एक तो वैन थी जो जहां आने से पहले भी वहां खड़ी थी। दूसरी रोशन बाबू की शानदार एयर कंडीशनड कार थी। मैंने कार को तरजीह दी और उसका मुआयना करने लगा। ये जगह महफूज समझकर कार के दरवाजे भी खुले छोड़ दिए गए थे और इग्निशन में चाबियों का गुच्छा भी लटका हुआ था। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर का जायजा लिया। फ्यूल बताने वाली सुई बता रही थी कि भरी हुई टैंकी से बहुत कम पेट्रोल इस्तेमाल हुआ था। डैशबोर्ड के खाने में गाड़ी के कागजात भी थे और चंद करेंसी नोट भी रखे हुए थे। अचानक मुझे ख्याल आ गया कि हमें रकम की जरूरत भी पड़ सकती थी। मैं कार से बाहर आ गया। मैंने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं दोबारा अंदर आया। साउंड प्रूफ कमरे में पहुंचकर मैंने रोशन बाबू की लाश को सीधा किया और उसके लिबास की तलाशी ली। उसकी पतलून की जेब से बरामद होने वाले वॉलेट में 4,500 से कुछ जायद रकम मौजूद थी। मैंने रकम निकाल कर वॉलेट वहीं फेंक दिया और बाहर आते हुए दूसरे कमरे से एक कंबल भी उठा लिया। बाहर अच्छी खासी सर्दी हो रही थी और मेरा ख्याल था कि रास्ते में उस कंबल की जरूरत पड़ सकती थी। रत्ना पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी। उसने कंबल मेरे हाथ से लेकर अपनी टांगों पर फैला लिया। मैं पोर्च में खड़ी हुई वैन की तरफ आ गया। वैन के पिछली तरफ एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ था। दूसरी चीजों के साथ रबर की एक नलकी भी मौजूद थी। मैंने वैन की टैंकी में नलकी डालकर सांस से पेट्रोल खींचा और डिब्बा भरते ही नलकी हटा दी। फिर डिब्बा उठाकर बरामदे की तरफ बढ़ा। बरामदे वाले दरवाजे और दोनों तरफ दूर तक पेट्रोल छिड़क कर मैं कुछ पीछे हट गया और दिया सलाई जलाकर उस तरफ उछाल दी। भग की आवाज के साथ पेट्रोल ने आग पकड़ ली। उसके साथ ही मैंने कार की तरफ दौड़ लगा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उसे तेजी से बाहर वाले गेट की तरफ लेता चला गया। गेट के पास मुझे कार रोकनी पड़ी। नीचे उतरकर गेट खोला और दोबारा कार में आकर बैठ गया। गेट से आगे तकरीबन 200 गज तक ढलान थी। मैंने कार की रफ्तार कम रखी और फिर आगे असली रास्ते पर मुड़ते ही मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सतीश मेहता ने बताया था कि पहाड़ियों में बल खाता हुआ ये रास्ता आगे जाकर जयपुर की तरफ जाने वाली हाईवे से मिल जाता है। उस सड़क पर घूमते ही मैंने और रत्ना ने बैक वक्त गर्दन घुमाकर देखा। पेट्रोल से लगाई हुई आग ने फौरन ही कोठी को लपेट में ले लिया। शोले बतदरीज फैल रहे थे।
यहाँ आग बुझाने के लिए किसी किस्म की इमदाद मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यकीन था कि ये शानदार बंगला सुबह तक राख का ढेर बन चुका होगा और जब मलबा हटाया जाएगा तो 4 लाशों की हड्डियों की राख भी जरूर मिलेगी। आग के शोले बुलंद होते जा रहे थे, रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। हम एक पहाड़ी के गिर्द घूमकर दूसरी तरफ चले गए और जलता हुआ वो बंगला हमारी निगाहों से ओझल हो गया। रत्ना ने मेरी राइफल अपनी टांगों के सामने रख ली और कंबल खोलकर पूरी तरह अपने ऊपर लपेट लिया। अच्छा ही किया था जो कंबल उठा लाया था, क्योंकि अच्छी खासी खुनकी हो गई थी। सड़क पहाड़ियों में बल खाती जा रही थी। रत्ना खामोश बैठी आगे देख रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम जयपुर जाने वाली हाईवे पर पहुंच गए। रत्ना ने गर्दन घुमाकर देखा और फिर एकदम चीख उठी, बोली, अरे देखो। मैंने भी गर्दन घुमाकर देखा। खासी बुलंदी पर लगता था जैसे आतिशफिशां फट पड़ा हो। रोशन बाबू का पूरा बंगला आग की लपेट में आ चुका था। शोले आसमान से बातें करते हुए लग रहे थे। हाईवे पर मुड़ते ही मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ अगरचे पहाड़ियां थीं, मगर सड़क सीधी और हमवार थी। कहीं कोई मोड़ आ जाता तो मुझे कार की रफ्तार कम करनी पड़ती। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम पहाड़ियों से निकलकर खुले में आ गए। सड़क के दोनों तरफ चटियल मैदान था, बल्कि शायद रेगिस्तान था। रत्ना ने कहा, ये तो मैं समझ गई हूँ कि हमारा रुख जयपुर की तरफ है, लेकिन जयपुर में जाना कहाँ है? मेरा मतलब है कोई ठिकाना। मैंने कहा, तुम्हें याद होगा जब हम कन्या के फ्लैट में थे तो कन्या कुमारी ने बताया था कि उसकी एक कजन जयपुर में महकमा सयाहत में गाइड है। जयपुर पहुंचते ही हम सबसे पहले उसको तलाश करेंगे। मेरा ख्याल है उससे राब्ता करने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। रत्ना ने कहा, बगैर नाम के किसी को तलाश करना आसान तो नहीं होता। मैंने कहा, तुम शायद कन्या कुमारी की सारी बातें भूल चुके हो, लेकिन मुझे सब याद है। उसकी कजन का नाम। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, औरतों की बातें बहुत याद रखते हो। अच्छा बताओ, क्या नाम बताया था उसने? मैंने कहा, शशावरी। ये इत्तेफाक है कि जब से मैं इस चक्कर में फंसा हूँ मेरा वास्ता ज्यादातर औरतों से रहा था। सबसे पहले तो उमरकोट में वो हसीन नागिन मुझे मिली जिसने मुझे बेहोश करके रईस कबू के आदमियों के हवाले कर दिया। फिर बेला से वास्ता पड़ा जो अब तक जारी था। माउंट अबू में अलका अग्निहोत्री, मधु, सुमित्रा, ललिता और तुम, और तुम्हारा साथ अब तक चल रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि तुम्हें भूल गया हूँ तो ये ज्यादती होगी। वो बोली, तुम भूल सकते हो मुझे? मैंने कहा, कभी नहीं। तुम्हें कभी ना भूलने की बहुत सी वजूहात हैं। उसने कहा, मसलन? मैंने कहा, मसलन ये कि तुम काबिल एतमाद हो, तुम में वफा कूट कूट कर भरी हुई है। वो बोली, अच्छा, मैं तो समझती थी कि तुम सिर्फ मतलब के लिए मुझे अपने साथ लिए फिरते हो और जब बेला के चक्कर से निजात मिल जाएगी तो मुझे भी चलता कर दोगे। मैंने कहा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। अब तो मैंने तय कर लिया है कि अगर हम जिंदा सलामत बेला के चक्कर से निकल गए तो तुम्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाऊंगा। रत्ना की आंखों में चमक सी उभर आई। बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा, ये तो वक्त बताएगा। उसने पूछा, हम जयपुर कब तक पहुंचेंगे? मैंने कहा, सतीश मेहता ने बताया था कि तकरीबन 4 घंटों का रास्ता है। हमें सफर करते हुए 1.5 घंटा तो हो चुका है। मेरे हिसाब से सुबह होने तक हम जयपुर पहुंच जाएंगे। उसने कहा, और ये कार? मैंने कहा, ये कार हमारे लिए डेथ वारंट है, इसे हम साथ लेकर घूम नहीं सकते। रास्ते में अगर किसी पुलिस पार्टी ने मामूल के मुताबिक चेक करने के लिए रोक लिया या जयपुर में सुबह सवेरे किसी जगह रोका गया तो मामले को संभाला जा सकता है, लेकिन उसके बाद ये कार हमारे लिए वाकई डेथ वारंट साबित होगी। इसलिए शहर में दाखिल होते ही हमें इससे निजात हासिल करनी होगी। रत्ना बोली, मेरा ख्याल है सुबह भी शशावरी को तलाश करने तक कार अपने पास रखने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? कोठी को लगने वाली आग दूर तक देखी गई होगी। झील के तरफ में कॉटेज या पहाड़ियों पर दूसरे बंगलों में रहने वालों को सुबह सवेरे ही उस आतिशज़दगी का पता चल जाएगा। कोई ना कोई शहर में पुलिस को भी इत्तला दे देगा, या हो सकता है सुबह सतीश मेहता भी वहां आने का इरादा रखता हो। बहरहाल किसी न किसी तरह उसे सुबह ही पता चल जाएगा और उसे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। कार गायब पाकर वो समझ जाएगा कि हम जयपुर की तरफ गए हैं। वो फौरन टेलीफोन पर जयपुर इत्तला कर देगा और इस तरह उस कार की वजह से हम फौरन ही पकड़े जाएंगे। रत्ना ने कहा, यानी बेला से मिले बगैर? मेरे ख्याल में बेला से एक अलविदाई मुलाकात जरूरी है। अगर वो हमें तलाश न कर सकी तो हम उससे तलाश करेंगे। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रत्ना बोली, तुम शायद भूल गए हो कि चरमपूरम से निकलने के बाद पहाड़ों में बेला हमें कितनी जोरदार चपत लगाकर भागी थी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकला। मैंने कहा, ओ, तुम्हारा मतलब वो सूटकेस? रत्ना बोली, हाँ, मैं वो सूटकेस हर कीमत पर बेला से वापस लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, इस तरह एक नई जंग शुरू हो जाएगी और हमारे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रत्ना ने कहा, एक बात तुमने भी अच्छी तरह समझ ली होगी कि दौलत के बगैर इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा जा सकता। उस सूटकेस में इतनी दौलत है कि हमें जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए मैंने उसकी बात काट दी। कहा, ठीक है,
जयपुर की सूरत हाल का जायजा लेकर ही कोई फैसला किया जाएगा। इस मर्तबा रत्ना ने कोई जवाब न दिया। कार तेज रफ्तारी से महदूद और सीधी सड़क पर दौड़ती रही। हमें सफर करते हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। सामने बहुत दूर फैली हुई रोशनियां नजर आ रही थीं। वो जयपुर की हरगिज नहीं हो सकती थीं। कोई बड़ा कस्बा या शहर था। रोशनियां बतदरीज करीब आती जा रही थीं। वो रात का आखिरी पहर था। शहर पर सन्नाटा तारी था। अलबत्ता शहर में दाखिल होते ही चंद कुत्ते भौंकते हुए हमारे पीछे लग गए। उन्होंने कुछ दूर तक हमारा ताकुब किया और फिर शायद थक कर रुक गए। मैं कार को उस सड़क पर सीधा लेता चला गया। एक मोड़ पर 2 आदमियों को देखकर मैंने उनके करीब कार रोक ली। वो दोनों उस इलाके के चौकीदार थे। दोनों के हाथों में लंबी लंबी लाठियां थीं। मैंने खिड़की का शीशा गिराकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, ओ भाया, जयपुर का रास्ता किस तरफ को है भाया? उनमें से एक कार के करीब आ गया। उसने कदरे झुककर पहले रत्ना को देखा, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से सीधे चले जाओ। एक चौक पर मारुति का बहुत बड़ा बोर्ड नजर आएगा, वहां से उल्टे हाथ को मुड़ जाना। उस सड़क पर और भी बहुत से मोड़ हैं, मगर तुम सीधे चले जाना। रेलवे फाटक पार करके तुम जयपुर जाने वाली सड़क पर पहुंच जाओगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद भाया, और कार आगे बढ़ा दी। मारुति के बोर्ड वाला चौराहा वहां से काफी दूर था। यह शहर मकराना जैसा तो नहीं था, लेकिन काफी बड़ा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम रेलवे फाटक पर पहुंच गए। रेलवे फाटक के आसपास कच्ची आबादी थी। सड़क के दोनों तरफ दुकानें थीं, जो जाहिर है उस वक्त बंद थीं, लेकिन चाय की 2-3 दुकानें खुली हुई थीं। कुछ लोग भी उन दुकानों के सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मजदूर किस्म के लोग थे। रेलवे स्टेशन भी वहां से दाईं तरफ ज्यादा दूर नहीं था। मैंने चाय की एक दुकान से चंद गज आगे कार रोक ली। दुकान का एक मुलाजिम लड़का कार रुकते देख कर दौड़ा आया। मैंने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा गिरा लिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ए लड़के, 2 चाय लाओ, जरा अच्छी सी। तकरीबन 10 मिनट के बाद चाय से भरे हुए 2 ग्लास ले आया। एक मैंने रत्ना की तरफ बढ़ा दिया। चाय अच्छी थी। हम इत्मीनान से बैठे चाय पीते रहे। मैंने लड़के को बुलाकर दोनों ग्लास उसके हवाले कर दिए। उसने उस स्पेशल चाय के 4 रुपए तलब किए। मैंने 5 का नोट उसके हाथ पर रखा और इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद दिन का उजाला फैलने लगा। हमारे दोनों तरफ रेगिस्तान था, जिसमें बहुत दूर कहीं कहीं दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे। ये वो मकामात थे जहां थोड़ा बहुत पानी था और सब्जा उगाया था। धूप निकल आई और मजीद आधे घंटे के बाद शहर के आसार दिखाई देने लगे। बहुत बड़ा शहर था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। कलानुमा बाज इमारतें दूर से ही नजर आ रही थीं। जयपुर कलाबंद शहर था। जब यह शहर आबाद हुआ था तो चारों तरफ सहरा की उड़ती हुई रेत और हमलावरों को रोकने के लिए बहुत बड़ी फसील बनाई गई थी। पहले तो ये शहर फसील के अंदर तक महदूद था, मगर फिर फसील के बाहर भी दूर तक फैलता चला गया। शहर अभी दूर था, मगर उस शहर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। शहर की निवाही बस्तियों से गुजरते हुए हम बारौनक इलाके में पहुंच गए। एक तरफ एक लारी अड्डा भी था। मैंने रत्ना से कहा, मेरा ख्याल है हमें कार यहीं कहीं छोड़ देनी चाहिए। राइफल कंबल में लपेट कर पिछली सीट पर डाल दो और पिस्तौल मुझे दे दो। रत्ना ने पिस्तौल मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने पतलून की जेब में ठूंस लिया। रत्ना ने राइफल कंबल में लपेट कर कंबल पिछली सीट पर डाल दिया। मैंने कार की रफ्तार बहुत कम रखी और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखा। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। बाजारों में अच्छी खासी गहमा गहमी हो रही थी। मैंने एक मुनासिब जगह देखकर कार रोकी। नीचे उतरकर मैंने दरवाजे लॉक किए और चाबी जेब में डाल ली। तकरीबन 5 घंटों की मुसलसल ड्राइव से टांगे अकड़ गई थी। कार से उतरकर हम चंद मिनट वहीं खड़े आपस में बातें करते रहे और फिर एक तरफ चल दिए। कई सड़कें और बाजार घूमकर हम वहां से बहुत दूर निकल आए। बाजार पूरी तरह खुल गए थे। हम एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए, जिसके सामने हलवा पूरी और कचौरी वगैरह तली जा रही थी। नाश्ता करने के बाद भी कुछ देर तक वहां बैठे रहे और जब रेस्टोरेंट से निकले तो 9 बज चुके थे। रेस्टोरेंट के सामने ही 2-3 ऑटो रिक्शा खड़े थे। रत्ना पहले जयपुर आ चुकी थी और इस शहर के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। हम दोनों एक ऑटो रिक्शे में बैठ गए और रत्ना ने ड्राइवर को जंतर मंतर चलने को कह दिया। ऑटो रिक्शा मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ता रहा। एक चौक से रत्ना ने ड्राइवर को जंतर मंतर की तरफ जाने की बजाय सिटी पैलेस की तरफ चलने को कह दिया। अगरचे जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी से भी सिटी पैलेस तक जाया जा सकता था, लेकिन रत्ना ने दूसरी तरफ से जाने को तरजीह दी। उस तरफ गुंजान आबादी का इलाका था, तंग से बाजार और गलियां। बाजारों में अच्छा खासा रश था। रत्ना ने एक जगह रिक्शा रुकवा लिया और किराया देकर हम नीचे उतर आए। मैंने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? मुझे यूं लगता है जैसे कोई खास जगह तुम्हारे जहन में हो। रत्ना ने कहा, हमें शशावरी की तलाश है। अगर हम महकमा सयाहत के दफ्तर से मालूम करेंगे तो किसी की नजरों में आ जाएंगे। इस तरह सिटी पैलेस से गैर मुल्की सयाहों की पार्टियां इस तरफ आती रहती हैं। उनके साथ महकमा सयाहत के गाइड भी होते हैं। हम किसी गाइड से शशावरी के बारे में पूछ सकते हैं। मैंने कहा, गुड आइडिया। हम पुरहुजूम बाजारों में से होते हुए सिटी पैलेस पहुंच गए।
ये अजीमुशान महल 1716 में महाराजा जय सिंह ने तामीर करवाया था। उसके एक हिस्से में आज भी शाही खानदान की रिहाइश है, जबकि एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया है जो राजा मान सिंह के नाम से मंसूब है। उस वक्त 10 बजने वाले थे। कुछ सयाह महल के मुख्तलिफ हिस्सों में घूम रहे थे। ये मकामी सयाह थे जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे, और उनके साथ कोई ऐसा आदमी या औरत नजर नहीं आ रही थी जिसे गाइड समझा जा सकता। हम भी इधर उधर घूमते रहे। तकरीबन आधे घंटे के बाद गैर मुल्की सयाहों की एक पार्टी महल में दाखिल हुई। ये सब के सब यूरोपियन थे। उनके साथ एक अधेड़ उम्र हिंदुस्तानी औरत भी थी, जिसका लिबास और उस पर लगा हुआ पीतल का बैज ये साबित कर रहा था कि वो महकमा सयाहत की गाइड है। वो गैर मुल्की सयाहों को महल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बता रही थी। हम भी उस पार्टी के साथ साथ चलते रहे। एक मौके पर मैं उस गाइड के करीब पहुंच गया। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, माफ करना देवी जी, शशावरी देवी के बारे में कुछ बता सकती हैं? वो कहाँ मिलेंगी? खातून गाइड ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शशावरी? वो तो 2 हफ्तों से छुट्टी पर है और मजीद 2-3 हफ्तों तक ड्यूटी पर आने की तवक्को नहीं। मैंने कहा, ओ, हम आगरा से आए हैं और उसके एक अजीज का पैगाम उस तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या बता सकती हैं कि उससे मुलाकात कैसे हो सकती है? वो बोली, मैं आपको शशावरी के घर का पता समझा देती हूँ, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। खातून गाइड ने कहा और शशावरी का एड्रेस समझाने लगी। आखिर में बोली, मैं भी बहुत दिनों से शशावरी से मिल नहीं सकी, उससे कहिए कि कमला भी उससे पूछ रही थी। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जरूर कहूंगा। सिटी पैलेस से बाहर आकर हमें फौरन ऑटो रिक्शा मिल गया। इस मर्तबा हमें सिविल लाइंस के इलाके में जाना था, इसलिए हमें ड्राइवर को पता समझाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। हमने जय महल पैलेस होटल से कुछ फासले पर रक्षा छोड़ दिया। सिविल लाइंस में जैकब रोड पर वाकई ये 5 स्टार होटल बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था। हम रक्षे से उतरकर होटल के साथ वाली सड़क पर मुड़ गए। जय महल पैलेस होटल के पिछली तरफ एक बहुत बड़ा पार्क था और उसके पीछे बंगले थे। हम पार्क में दाखिल होकर इधर उधर देखने लगे। पार्क के दाईं तरफ कोने में गार्डिनिया की बहुत ऊंची बाड़ लगी हुई थी। साफ लगता था कि ये बाड़ आंगन के तौर पर लगाई गई थी। उसके पिछली तरफ क्वार्टर टाइप की एक छोटी सी इमारत भी दिखाई दे रही थी। पार्क में रौनक थी, लोगों की आमदोरफ्त थी और बच्चे भी खेल रहे थे। हम पार्क के मुख्तलिफ रविशों से गुजरते हुए उस बाड़ के करीब पहुंच गए। बाईं तरफ अंदर दाखिल होने वाला रास्ता था जिस पर टाट का पर्दा लटका हुआ था। मैं बाड़ के करीब रुककर इधर उधर देखने लगा। रत्ना ने टाट का पर्दा उठाकर अंदर झांका, मगर कोई आदमी दिखाई न दिया। मैंने पर्दा उठाकर आवाज लगाई, अरे भाई, कोई अंदर है? अंदर से कोई जवाब न मिला। लेकिन पार्क में दूर से एक आदमी को तेज तेज कदमों से इस तरफ आते देखकर मैं उस पर्दे से 2 कदम पीछे हट गया। उस आदमी की उम्र 50 के लगभग रही होगी। करीब से तराशे हुए बाल बिल्कुल सफेद थे। शेव भी गालिबन 2-3 दिन से नहीं बनाया गया था। मूछें भी बिल्कुल सफेद और खासी बड़ी थी, किनारों से नीचे को झुकी हुई थी। उसने सफेद मैली सी धोती और सफेद कुर्ता पहन रखा था। एक हाथ में खुरपी थी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो इस पार्क का माली था। सिटी पैलेस में उस खातून गाइड ने मुझे उस माली का नाम भी बताया था जो उस वक्त मेरे जहन से निकल गया था। माली ने मेरे सामने आकर कहा, जी महाराज, तुमको इधर किससे मिलने का है? मैंने कहा, तुम ही इस पार्क के माली हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, यशोधर महाराज। मैंने कहा, हाँ यशोधर महाराज। वो बोला, यशोधर महाराज नहीं, सिर्फ यशोधर महाराज। मैंने कहा, तुम शूधर हो या यशोधर हो? हम तुम्हें महाराज ही कहेंगे। फिर मैंने कहा, हमें दरअसल शशावरी देवी से मिलना है, वो यहीं रहती है ना? वो बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगा। बोला, शशावरी रहती तो यहीं है, पर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं महाराज? मैंने कहा, हम आगरा से आए हैं। शशावरी देवी के लिए एक पैगाम है जो हम सिर्फ उसी को बताएंगे। हम उससे मिल सकते हैं या नहीं? माली ने कहा, 1 मिनट रुको महाराज, हम पूछ कर आवे हैं। वो हमें वहीं रुकने का कहकर अंदर चला गया। यशोधर की वापसी तकरीबन 5 मिनट के बाद हुई। उस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले थे। रोशन बाबू की पहाड़ी कोठी की आतिशजदगी का इल्म तो सुबह ही मकराना वालों को हो गया होगा, और मुझे यकीन था कि हमारे बारे में इत्तला जयपुर भी पहुंच चुकी होगी और हो सकता है यहाँ हमारी तलाश शुरू हो चुकी हो, मगर हम अभी तक महफूज थे। हम यशोधर के साथ अंदर चले गए। गार्डिनिया की बाड़ से घिरा हुआ ये कंपाउंड तकरीबन 20 गज चौड़ा और 40 गज लंबा था। उसके आखिर में 2 सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। उन दोनों के सामने बरामदा एक ही था, लेकिन दरमियान में दीवार खड़ी करके उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। 2 कमरे उस दीवार के एक तरफ थे और 2 दूसरी तरफ। मैं बरामदे की तरफ बढ़ते हुए गर्दन घुमा कर देखने लगा। गार्डिनिया की बाड़ इतनी ऊंची थी कि बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं देखा जा सकता था। माली यशोधर के क्वार्टर के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही सेलन का एहसास हुआ। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। एक चारपाई पर एक औरत लेटी हुई थी जिसकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी। अगर वो सेहतमंद होती तो उसे बेहद हसीन कहा जा सकता था, मगर बीमारी ने उसे निचोड़ कर रख दिया था।
आंखों के गिर्द स्याह धब्बे पड़े हुए थे। हमें देखकर उठने की कोशिश की, मगर मैंने उसे लेटे रहने का इशारा किया और दूसरी चारपाई पर बैठ गया। रत्ना उस औरत की चारपाई की पट्टी पर बैठ गई। यशोधर ने कहा, ये शशावरी है महाराज, आप खुद इसको बताओ कि कहाँ से आए हो, काहे को मिलना है। मैंने कहा, हाँ हम बताते हैं, तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो। यशोधर बाहर निकल गया। मैं कमरे में इधर उधर देखने लगा। यहाँ की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कमरा किसी तरह भी इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं रहा, लेकिन निचले दर्जे के लोगों को इंसान समझा ही कब जाता था। कमरे की दीवारों का पलस्तर उधड़ा हुआ था। पिछली दीवारों में एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। शशावरी ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, हम तुम्हारी कजन कन्याकुमारी के दोस्त हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हम यशोधर की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते। हमें यह भी इल्म नहीं कि यशोधर से तुम्हारा रिश्ता क्या है। वो बोली, यशोधर से मेरा खून का कोई रिश्ता नहीं है, महज इंसानियत का रिश्ता है। उसने मुझे एक ऐसे वक्त पर सहारा दिया जब सब लोग मेरा साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो तो। वो यशोधर को अंदर आते देखकर खामोश हो गई। यशोधर ने प्लास्टिक का एक मैला सा गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। आम हालात में मैं ऐसे गिलास को हाथ लगाना भी पसंद न करता, लेकिन मैंने तो उससे भी बुरे वक्त का सामना किया था। शशावरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, यशोधर काका, ये पैसे ले जाओ और नारायण लाला के होटल से चाय ले आओ, कहना अच्छी सी चाय बनाए। यशोधर ने एक बार फिर हम दोनों की तरफ देखा और नोट मुट्ठी में दबाकर कमरे से निकल गया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो कंपाउंड से बाहर जा चुका है, तो मैंने शशावरी की तरफ देखते हुए कहा, हम कन्याकुमारी के दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाए। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। बोली, कन्याकुमारी तो मकराना में रहती है, और यशोधर ने बताया था कि आप लोग आगरा से आए हैं। कन्या से आपका क्या ताल्लुक है, और ऐसी क्या बात है जो आप बताते हुए झिझक रहे हैं।